हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 जून का लेटेस्ट पीवाईक्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए CH2 CH3 CH2OH एल्केलाइन KMNO4 और हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ए। तो आपको बताना है इसमें प्रोडक्ट ए क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो बताइए रिएक्शन क्या आंसर होगा इसका। हमें गिवन है CH3 CH2OH, रिएक्शन हो रहा है एल्केलाइन KMNO4 की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट पूछा गया है ए, ये क्या रहेगा। आपको आंसर करना है जिनको आंसर आता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो है CH3COOH। ठीक है, याद रखना है रिएक्शन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMNO4। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, सीधा डायरेक्ट रिएक्शन या फिर स्टेटमेंट। कैसे आएगा कि अल्कोहल जब के अल्कलाइन KMNO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनता है। तो बनता है आपका एसिटिक एसिड। क्या बनता है? एसिटिक एसिड। तो कौन सी ऑप्शन हो जाएगी? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपेनोइक एसिड, बी है एसिटिक एसिड। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 122nd क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। बहुत अच्छे से हमने ये टॉपिक कवर किया था और मैंने आपको कहा भी था कि सारे ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन या तो डायरेक्ट इस टाइप से आ जाएगा या फिर आपको एग्जाम्पल्स की फॉर्म में आएगा। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। आपको पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है। देखिए क्वेश्चन भी आपने अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। सेकंड है ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स बिकम मोर एसिडिक। थर्ड है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड लास्ट वन इज एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। सबको आंसर करना है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने, तो आप सबको आंसर आना चाहिए। जितने भी लाइव हैं एस्पायरेंट्स सभी आंसर करेंगे। और लेटेस्ट पेपर है तो आप देख सकते हैं अब जो लेटेस्ट आ भी रहे हैं पेपर वो किस टाइप से आ रहे हैं, क्या क्या तरीका पैटर्न रहता है आने का, तो आपको पता होना चाहिए आंसर इस क्वेश्चन का। सिर्फ एक ही आंसर आया, एक का ही आंसर आया हुआ है। बताइए जल्दी क्या आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लग रही है, बिल्कुल सही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है जब भी हम कहाँ से जाते हैं, पीरियड्स में। यहाँ पे लिखा गया है पीरियड्स में क्या करती है, इंक्रीज करती है। ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स बिकम मोर एसिडिक। यस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है अलोंग द पीरियड, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिर है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ग्रुप 18 तक जाते जाते वैलेंस शेल नंबर बढ़ता है ना, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, वैलेंस शेल सेम रहता है। ये भी आपको पता है। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, ग्रुप में किस तरह से डाला जाता है एलिमेंट्स को, किस बेसिस पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। वो पॉइंट भी याद रखना है और ये पॉइंट भी कि वैलेंस शेल में जो है इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। फोर्थ है ऑप्शन डी, जो कि करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, बिल्कुल नहीं। एटम जो है इजीली वो जो है लूज नहीं करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर एटम Z29। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने बतानी है। बताइए जल्दी कौन सी ऑप्शन होगी। ए बी सी डी में से कॉपर का बताना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कॉपर एंड आपका क्रोमियम, ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर इनकी देखी जाए। ठीक है, एक्सेप्शंस हैं ये आपने याद रखना है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, बहुत डीप नहीं बताऊंगी मैं कि क्या रीजन रहता है, उतना नहीं पूछा जाता है। सिंपल आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले कॉपर का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जो कि गिवन है यहाँ पे Z = 29। ठीक है,
और क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो रहता है Z इक्वल्स टू 24। ये दोनों ही एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको एग्जैक्ट याद करनी है, एग्जाम में इस तरीके से पूछी जा सकती है, ठीक है। तो कॉपर की देखी जाए तो इसका करेक्ट 123 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। डायरेक्ट याद रखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी, आर्गन 3d10 4s1। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, याद रखनी है क्योंकि ये एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल केसेस हैं दोनों के ही, ठीक है। क्रोमियम की अगर बात करें तो इसका आ जाएगा आपके पास आर्गन 3d5 4s1। ये दोनों ही आपने याद रखनी है, हो सकता है आपको क्रोमियम की पूछ ली जाए एग्जाम में, क्लियर है। दोनों की दोनों याद रखनी है, एक में 3d10 4s1, एक में 3d5 4s1, ठीक है। याद रखनी है, दोनों पूछा जा सकता है एग्जाम में, एक्सेप्शंस हैं क्योंकि ये, इसीलिए। 124th क्वेश्चन पे आते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेइ 1 ग्राम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेइ 1 ग्राम, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 ग्राम के बराबर होंगे। तो ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1.098 इंटू 10 रेज टू पावर 27 इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट याद रखिए वैल्यू, डायरेक्ट आपको सेम क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपने डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी। वैसे तो न्यूमेरिकल है लेकिन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है उसको, आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं 1 ग्राम के बराबर होंगे। यहीं से 2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। हो सकता है उन दोनों से इस बार आपको क्वेश्चन आ जाए, है ना, एग्जाम में। तो यहाँ पे ये तो था आपका कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेइ 1 ग्राम। अब आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ से बन सकता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। 124th क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी पूछ लिया गया है, हो सकता है ना आए आपको। यहाँ से चांसेस है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट में आंसर बताऊंगी आपको 5.48 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -7 kg। वैल्यूज याद रखनी है। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट याद रखना है, ये भी आपने 96500 कूलम, या फिर ये आपको 9.65 इंटू 10 रेज टू पावर 4 कूलम, इस फॉर्म में भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब ये आया कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर मास की बात करें तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चलिए आंसर करिए, ये तो आपने किया हुआ है, बताया भी गया है आपको। कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताइए जल्दी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे आंसर आपसे, कितना होता है जल्दी बताइए। बताइए जल्दी, किया हुआ है ऑलरेडी डिस्कस। देखिए आज का जो पेपर है 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए हैं, बाकी के क्वेश्चन आप देखेंगे तो जो हमने अपने कोर्स में पढ़ा है सारा का सारा वहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं, और यही चीजें हमने अपने क्रैश कोर्स में भी करवाई थी। आपके कोर्स से पहले जो कोर्स हमने लिया था क्रैश कोर्स, उसमें भी हमने करवाई थी, और सारा का सारा पेपर वहां से आया। सिर्फ 2-3 या 4 क्वेश्चन हम कह सकते हैं वो एक्स्ट्रा हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए मुझे अब जल्दी से, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने डिस्कस किया कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो भूलनी नहीं है चीजें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31। याद आ गया सबको, यही था आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछा गया था क्वेश्चन मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम यही निकाल रहे हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल कितने के बराबर होता है बताइए, ये तो पता होगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होता है, सॉरी 1 मोल, सिंपल 1 मोल की वैल्यू बताइए। चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा,
अवोगाद्रो नंबर कितना होता है? Na मल्टीप्लाइड बाय आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31, जो कि मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा आंसर ये। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू बोला याद करने को, कि डायरेक्ट वैल्यू याद करनी है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं पढ़ना है, इतना टाइम नहीं होता है। क्या होता है अवोगाद्रो नंबर? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 24 मल्टीप्लाइड बाय 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये तो निकल गया आपका मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम तरीके से निकलेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। कितना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? कितना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे आई थिंक 23 है। ठीक है, चार्ज ऑफ सिंपल इलेक्ट्रॉन बताइए जल्दी से। यहाँ पे भी हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम, ये है आपका। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ये आएगा। इसीलिए मैंने कहा डायरेक्ट वैल्यू याद करो। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? यस और नो में आंसर दीजिए। 124th क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है बताइए जल्दी से। क्लियर है? यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है, क्या याद रखना है आपको, जल्दी से बता दीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपकी साइड से भी रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो मुझे बताइए जल्दी से। क्लियर है? 124th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। चलिए ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। तीन ही वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। एक है आपकी 1.098 इंटू 10 रेज टू पावर 27 इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका 1 ग्राम के बराबर है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 5.48 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 kg। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 96,500 कूलम। या तो फिर आप इस फॉर्म में याद करिए। ठीक है, एक ही बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 125। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल शो टिंडल इफेक्ट? कितनी बार रिपीट हो गया पीवाईक्यू में क्वेश्चन, है ना, रिपीटेड आते हैं। देखिए क्वेश्चन, बताइए इनमें से कौन सा शो करेगा टिंडल इफेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सेकंड इज मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, सी ऑप्शन इज मिक्सचर ऑफ वाटर एंड कॉमन सॉल्ट, डी है नन ऑफ अबव। बताइए जल्दी कौन सा शो करेगा। यस, ऑप्शन बी। 125th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। टिंडल इफेक्ट कौन शो नहीं करते हैं? कौन से सॉल्यूशन होते हैं बताइए, क्या बोला जाता है उनको जो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं? यस, ट्रू सॉल्यूशन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने काफी बार डिस्कस भी कर लिया है क्लास में भी और पीवाईक्यूज में भी। ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड कॉमन सॉल्ट, ये भी क्या है, एक ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, याद रखना है आपने। 126 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट सब्लिमेट? बताइए, सब्लिमेट मतलब सब्लिमेशन प्रोसेस किससे नहीं होगी? बताइए, किया हुआ है हमने। एंथ्रासीन होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा, कैम्फर होगा, या सोडियम क्लोराइड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते ही पता चल रहा है। और ये सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस किए हैं। तो बताइए आंसर इसका क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट सब्लिमेट? सब्लिमेशन कौन शो नहीं करेगा? सबसे पहले सब्लिमेशन क्या होता है? डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ, क्या होता है सब्लिमेशन बताइए? सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड की फॉर्म में चेंज होना, वही होता है ना सब्लिमेशन। तो बताइए इनमें से आंसर। 126 का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था आपका। बताइए जल्दी क्या आंसर होगा, कौन सा सब्लिमेट नहीं करेगा? एंथ्रासीन करेगा, यस। अमोनियम क्लोराइड पढ़े हैं हमने एग्जाम्पल, ये भी करेगा। कैम्फर, कैम्फर भी करता है, हमें पता है। कपूर, सोडियम क्लोराइड NaCl को देखा है कभी सब्लिमेट होते हुए, कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्म में चला गया? वो देखा है? बताओ, नमक होता है सब्लिमेट? जल्दी से बताओ। इतना आंसर लेट आ रहा है आपका इसका, जबकि इसमें कुछ भी नहीं था। तो फिर आपको क्यों नहीं आया इसका आंसर, जब आपको पता है सोडियम क्लोराइड तो सब्लिमेट होता ही नहीं है, वरना किचन में जो नमक है वो तो आपको मिलता ही नहीं अगर वो खुला रहता है ना। तो इसका NaCl। टफ था ये क्वेश्चन, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 127।
व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड? मैग्नीशियम नाइट्राइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है। कौन सा होगा? Mg3n2, Mg2n3, Mg2n या Mgn2? बताइए, आंसर कीजिए। मैग्नीशियम नाइट्राइड 127 का आंसर बताना है आपने। कीजिए कीजिए, आंसर करते चलिए। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3n2 जो है इसका करेक्ट आंसर। 128 क्वेश्चन पे आते हैं। हीलियम गैस इज फिल्ड इन अ सिलेंडर ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी एंड इट कंटेन दिस अमाउंट ऑफ एटम, दिस नंबर ऑफ एटम। इतने एटम ये कंटेन कर रहा है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर। करिए सॉल्व। नंबर ऑफ मोल वाले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं जब हमने चैप्टर पढ़ा है। बताइए नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे? सॉल्व करिए तब तक। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं अब जो आपका एग्जाम आएगा। बहुत ही इजी है, कोई टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं है ये, एक स्टेप में ही हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल बोला गया है हीलियम गैस के प्रेजेंट इन सिलेंडर। एटम आपको बता दिए गए हैं। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला यूज होगा। क्या होता है नंबर ऑफ मोल? बताइए, फॉर्मूला बता दीजिए, कैलकुलेट फिर करते हैं। नंबर ऑफ मोल जो एन होता है, क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ पे देखना है आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला यूज होगा नंबर ऑफ मोल का, वो भी आपने ध्यान रखना है। कैसे निकलते हैं नंबर ऑफ मोल? एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय आपका अवोगाद्रो नंबर। याद आया कुछ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है आपको? 12.044 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स, और डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर तो सबको पता है क्या होती है वैल्यू, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये तो हो गया यहाँ पे कट। अब ये देखिए काफी लंबा जो है नंबर है, पॉइंट में है, तो डायरेक्ट हम सिंपल जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे इसकी, है ना? कितनी आ जाएगी? 2, 2.0 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी 2.0 मोल्स। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 मोल्स के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। कोई टिपिकल क्वेश्चन था? कुछ टिपिकल था इसमें? एक स्टेप में हो गया देखो ये। तो आपने क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है कि क्या आ गया है, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, और ऑलरेडी हमने इस टाइप के चीजें पढ़ी हुई हैं क्लास में। तो आपने यहाँ देखना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ मोल था तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर, सीधा आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है आपका। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 129 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ अल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ अल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। नंबर ऑफ अल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ अल्यूमिनियम ऑक्साइड। बताइए क्या आंसर होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन सी आंसर आ रहा है, चलिए चेक करेंगे हम क्या आंसर होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ Al2O3 अल्यूमिनियम ऑक्साइड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 क्या फॉर्मूला रहेगा? अब यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल है, क्या रहता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, यही था फॉर्मूला। गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताइए Al2O3 का कितना आएगा। चलिए बताइए, गिवन मास कितना है यहाँ पे? 0.051। निकालिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2O3, जल्दी से निकालिए। 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर मास 27 मोलर मास, प्लस ऑक्सीजन का 3 मल्टीप्लाइड बाय 16, कितना आ जाएगा? बताइए जल्दी, कीजिए कैलकुलेट और मुझे बताइए कितना आएगा। मॉलिक्यूलर मास 102, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करें, सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴ मोल। तो ये तो निकल गए नंबर ऑफ मोल ऑफ Al2O3, ठीक है। अब हमें पता है 1 मोल कितने के बराबर होता है? अभी पूछा था मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन। 1 मोल इज इक्वल टू
Na which is equal to 6.022 into 10 raised to power 23। चीजें याद रखिए, भूलिए मत, ठीक है, याद रखनी है चीजें आपको। 6.022 into 10 raised to power 23 which is our Avogadro number which is equal to 1 mole, ठीक है, ये याद रखना है इतना। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा therefore 5 into 10 raised to power minus 14 ग्राम ऑफ Al2O3। कितने एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें? 5 into 10 raised to power minus 4 ग्राम ऑफ, यही क्वेश्चन पूछा है ना, मैं आयन, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, एल्यूमिनियम आयन कितने प्रेजेंट होंगे, तो वही निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 into 10 raised to power minus 4 ग्राम ऑफ Al2O3 which is equal to 5 into 10 raised to power minus 4। ये जो हमने अब 1 मोल लिखा है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय Na। तो यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3.011 into 10 raised to power 20 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करके मैं नहीं बता रही हूँ, सिंपल सी ये मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तो इन दोनों को हमने कर दिया मल्टीप्लाई क्योंकि Na की वैल्यू हमें पता है, तो ये आ गया। अब आते हैं फाइनल हमारे क्वेश्चन के ऊपर। हमें पूछा गया है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम के आयन्स हैं? नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स इन Al2O3 कितने दिख रहे हैं? 2। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर Al3 पॉजिटिव प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3 कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस वैल्यू को, 3.011 into 10 raised to power 20। तो कितना आ जाएगा? इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0.6 मल्टीप्लाइड बाय सिंपल 10 raised to power 20 कर देंगे एंड दैट्स इट। ये हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है किस तरीके से आपने निकाला ये 129th क्वेश्चन? सबको क्लियर है, यस और नो? सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल निकाले Al2O3 के, सिंपल है, सबको पता है कैसे निकालते हैं। 1 मोल की वैल्यू हमें पता है, देन हमने निकाले आपके मॉलिक्यूल्स, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ और हमारा आ गया आंसर, ठीक है। 2-3 न्यूमेरिकल है इस पेपर में जो कि आपको थोड़े से अलग लगेंगे, बाकी के क्वेश्चन सारे रिपीटेड हैं और पढ़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 130th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टोर्ड इन वाटर? बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, रिपीटेड है ना ये क्वेश्चन भी। 130th का आंसर बताना है आपको, सबको आंसर करना है 130th का डी, यस बिल्कुल सही जवाब है, फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 131 क्वेश्चन, व्हेन CO2 is passed through lime water solution X, then solution turns milky due to the formation of compound Y. X and Y are respectively। ये रिएक्शन बहुत अच्छे से मैंने करवाया था और मैंने कहा भी था ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, तो देखिए आया हुआ है ऑलरेडी। बताइए एक्स और वाई क्या है इसमें, ऑप्शन ए बी सी डी में से बताइए जल्दी। एक्स क्या है? एक्स पूछा गया है आपसे और आपसे वाई पूछा गया है, बताइए जल्दी। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा। व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर सॉल्यूशन, CO2 प्लस CaOH ट्वाइस gives you CaCO3 plus H2O। याद आया रिएक्शन या नहीं? बताइए याद आ रहा है कि नहीं, कि हमने किया हुआ है ऑलरेडी क्लास में, ये किया हुआ है ये रिएक्शन, तो फिर आंसर क्यों आपके इतने स्लो आ रहे हैं? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ठीक है। रिवाइज करिए चीजों को, आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें करवाई गई हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से, जो इंपॉर्टेंट रहती हैं वो सारी करवाई गई हैं, तो अच्छे से पढ़िए उनको, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन आएंगे आपको, आप खुद देख सकते हैं, सारे रिपीटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 132 मैच करना है आपने, चाइना रोज इंडिकेटर, टर्मरिक सॉल्यूशन इंडिकेटर, फिनोल्फिलीन इंडिकेटर, लिटमस सॉल्यूशन इंडिकेटर। देखिए सारे इंडिकेटर आ गए हैं एक साथ। इससे पहले के क्वेश्चन पेपर आपने देखे होंगे, एक एक आता था, या तो टर्मेरिक का आया हुआ है, फिनोल्फिलीन भी आया है, चाइना रोज भी आया है, लिटमस भी आया है। वहां पे एसिड के साथ पूछ लेते थे, बेस के साथ, यहाँ पे मैच आ गया, सारा ही आ गया है आपको। बताइए जल्दी से, ऑप्शन ए आंसर आ रहा है, सब आंसर कीजिए अच्छे से, आराम से टाइम लीजिए और आंसर कीजिए इसका।
ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं चीजें। बताइए क्या होगा। चाइना रोज इंडिकेटर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? टर्मरिक सॉल्यूशन, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर, लिटमस सॉल्यूशन, सारा हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छे से पढ़ो इसको, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और ये ऐसे नंबर हैं जो मतलब आपको लेने ही है, वहां पे गलत नहीं करनी है, क्योंकि यहीं से स्कोर बनेगा आपका। अब ए जाएगा आपका क्यू के साथ, टर्न बेसिक सॉल्यूशन इनटू ग्रीन। टर्मरिक सॉल्यूशन इंडिकेटर बी जाएगा आर के साथ, टर्न बेसिक सॉल्यूशन इनटू रेड। फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर देखा जाए, सी जाएगा आपका एस के साथ, टर्न बेसिक सॉल्यूशन इनटू पिंक। एंड लास्ट ऑप्शन डी, लिटमस सॉल्यूशन इंडिकेटर जाएगा पी के साथ, टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन इनटू रेड। ठीक है, अच्छे से करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन। एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। चाइना रोज की अगर बात की जाए, एसिड के केस में एंड आपके बेस के केस में, बताइए एसिड में क्या कलर चेंज होता है? अभी शायद लास्ट टू लास्ट पीवाईक्यू जो हमने डिस्कस किया है उसमें ये क्वेश्चन था। बताइए एसिड में कौन सा कलर? यस, मेजेंटा, हमने डिस्कस भी किया था। मेजेंटा की जगह आपको डार्क पिंक भी लिखा हुआ मिल सकता है बेस में। और बेस में कौन सा कलर देता है? ग्रीन। यस, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आ जाएगा टर्मरिक। टर्मरिक की बात की जाए तो एसिड के साथ और बेस के साथ, बताइए एसिड में क्या रहता है? एसिड में क्या हो जाएगा? टर्मरिक जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी क्या होगा? ब्लू हो जाएगा। अच्छे से सोच लीजिए, टर्मरिक एसिड के साथ क्या होता है? येलो ही रहेगा, नो कलर चेंज। जिन्होंने येलो कहा है सही जवाब है। और बेस के साथ, बेस के साथ बताइए क्या कलर हो जाता है टर्मरिक का? यस, रेड कलर हो जाता है। चीजें याद रखनी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं फिनोल्फ्थलीन। एसिड के साथ बताइए, फिनोल्फ्थलीन विद एसिड क्या कलर होगा? यस, कलरलेस रहता है। एंड फिनोल्फ्थलीन विद बेस क्या रहता है? बेस के साथ क्या होगा? पिंक कलर। ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, यस, पिंक कलर रहता है। लिटमस का बताइए, बहुत ही फेमस है लिटमस तो, और सबको आना भी चाहिए। एसिड के साथ क्या कलर चेंज होगा? यस, रेड कलर। एंड बेस के साथ, बेस के साथ क्या कलर चेंज हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ब्लू। यस, करेक्ट आंसर। तो ये आपने याद रखना, चाइना रोज, टर्मरिक, लिटमस एंड आपका फिनोल्फ्थलीन, सारे के सारे क्या है? यस, एसिड के साथ रेड और बेस के साथ ब्लू, बिल्कुल सही जवाब है आपके। याद रखनी है आपने ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 133। एनिलीन इज सेपरेटेड फ्रॉम एलिनिन वाटर मिक्सचर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अभी हमने कल के या परसों के क्वेश्चन पेपर में ये चीज की हुई है और क्लास में बहुत अच्छे से किया है। बताइए, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, स्ट्रीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या क्रिस्टलाइजेशन? यस, ऑप्शन बी, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 134। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस सीविंग, सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन, विनोइंग। बताइए। 134 का आंसर बताना है आपने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, इवेपोरेशन। एक और मेथड है सॉल्ट को सेपरेट करने का, कौन सा है वो? दूसरा मेथड भी बताइए, नाम बताइए उसका। दो मेथड हमने पढ़े थे, तो दोनों से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। आंसर चाहिए मुझे आपसे ही, जल्दी आंसर कीजिए तब तक। क्रिस्टलाइजेशन, यस, क्रिस्टलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। क्रिस्टलाइजेशन होता है और बेस्ट मेथड भी क्रिस्टलाइजेशन है। अगर इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में देखा जाए, क्रिस्टलाइजेशन इज द बेस्ट वन। ठीक है, याद रखनी है चीजें। 35th 135th क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम इन कंपाउंड KO2? पोटाशियम सुपर ऑक्साइड निकालिए।
बहुत अच्छे से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना सीखी हैं, तो जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आंसर रहेगा इसका? ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है और इसमें तो आपके मार्क्स आने ही चाहिए, मतलब आपको लेने हैं इनमें मार्क्स, स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं ये। बताइए बताइए जल्दी, 135th का आंसर बताना है आपने। KO2 ये आपकी एक सुपर ऑक्साइड है, सबसे पहले ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है? सुपर ऑक्साइड है। आंसर ए भी आ रहा है, आंसर बी भी आ रहा है, चलिए चेक करते हैं क्या आंसर होगा। सुप अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है, सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का हम लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट -12। क्या लेते हैं? -12। ये आपको याद रखना है, ठीक है? जनरली क्या होती है? -2। जनरली क्या होती है? -2 होती है ना। तो यहाँ पे x प्लस 2 इंटू -12, तो यहाँ कट गया और x क्या आ गया हमारे पास? +1। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मैं आपको और चीजें भी करवा देती हूँ, क्योंकि सुपर ऑक्साइड हो गया। पर ऑक्साइड की केस में क्या लेते हैं हम? पर ऑक्साइड की केस में ऑक्सीजन के ऊपर क्या लेते हैं हम? कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी? यस, 1 या -1 होता है, क्लियर कर लीजिए अभी भी। 1 होता है या -1? यस, -1 होता है। अगर इन जनरल देखा जाए तो ऑक्सीजन का कितना लेते हैं हम? बताइए, जनरली हम ऑक्सीजन के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं? -2। और अगर, यस, और O2 हो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी O2 की? O2 की कितनी होगी? कीजिए आंसर, डिस्कस किए मैंने ये चीज क्लास में, याद होनी चाहिए आपको। बताइए O2 की कितनी होगी? बताइए बताइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसको, ये तो मैंने पूछा और आपका सीधा आंसर आना चाहिए। O2 कौन सी स्टेट में है? मॉलिक्यूलर स्टेट में। और मॉलिक्यूलर स्टेट में कोई भी चीज आपको दिखे, कोई भी यहाँ पे O2 हो, N2 हो, F2 हो, कुछ भी हो, क्या रहता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट? मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है? 2। जी नहीं, 0। यस, 0। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है? यहाँ से देखिए, सुपर ऑक्साइड पे क्वेश्चन पूछा गया है 2024 के क्वेश्चन पेपर में। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आपने खुद किए हुए हैं सॉल्व। पर ऑक्साइड के ऊपर भी H2O2 याद आया, H2O2 में भी क्वेश्चन आया था। K2Cr2O7 याद है, वो क्वेश्चन भी किया है हमने। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये आपने चीजें याद रखनी है। और अगर आपको पूछा जाए O3, O3 के केस में कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए जल्दी। इसके केस में भी 0 होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में यहाँ पे भी है, ठीक है? ये चीजें आपने याद रखनी है, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में कोई मतलब कोई प्रेजेंट है आपके पास, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, कोई भी हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो उसका 0 रहेगा। O3 का भी क्या होता है? 0। याद रखनी है चीजें, पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन। 136 क्वेश्चन पे चलते हैं। 136 क्वेश्चन है आपका, which of the following oxoanion of chloride do not undergo disproportion reaction? कौन सा ऑक्सो अनायन ऑफ क्लोराइन डू नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा ए बी सी डी में से? 136 का बताना है आपको। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, सही जवाब है आपका, ClO4 नेगेटिव। याद रखना है आपने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 137, एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन इज एसोसिएटेड विद वेव कैरेक्टर, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, किसने दी है ये स्टेटमेंट? वेव कैरेक्टर मैंने आपको करवाया था क्लास में। यहाँ से आपको वन लाइनर में, मतलब वन ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। वर्नर वर्नर ने, लुइस ने, मैक्स प्लैंक ने, नील बोहर ने। आई थिंक आपने फिजिक्स में किया होगा ये क्वेश्चन, है ना? इस टाइप का क्वेश्चन फिजिक्स में आपने किया होगा। यस, डी ब्रॉगली, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
यस, सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 138। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल? बताइए। किए हैं ना हमने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से। चलिए बताइए किसकी होगी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? फ्लोरीन, लिथियम, क्लोरीन, सीजियम। 138 का आंसर बताना है आपने। ऑप्शन सी क्लोरीन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है पीरियोडिक टेबल में। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, किया है ना हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन पीवाईक्यू में ही। 139th क्वेश्चन है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने आपको करवाए थे लास्ट में, लास्ट पीवाईक्यू शायद, या उससे पिछला पीवाईक्यू, उसी में हमने ये सारे लॉज डिस्कस किए थे। तो बताइए यहाँ पे बोला गया है क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके बराबर है? वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। किसके केस में पढ़ा है हमने ये? अवोगाद्रो लॉ, बिल्कुल सही जवाब है, अवोगाद्रो लॉ। गे लुसैक केस में क्या होता है, सॉरी, गे लुसैक लॉ में क्या बोला गया है? गे लुसैक की बात की जाए तो इसमें क्या बोला गया है? बताइए। मैंने कहा था आपको ये चीजें आपने याद रखनी है। उसमें एक मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई थी और एक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीजें, ये याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, और देखिए आया भी है ऑलरेडी, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। गे लुसैक में क्या बोला गया है? गे लुसैक में बोला गया है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में क्या बोला गया है? पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट किए हैं ना हमने लॉज। क्या बोला गया है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में? जब भी दो या दो से ज्यादा जो है एलिमेंट कंबाइन करेंगे, ठीक है, टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड दे डू सो इन अ फिक्स्ड रेशो। रेशो क्या रहेगी उनकी? फिक्स। जैसे H2O है, कितना भी ज्यादा अमाउंट हो रेशो वही रहेगी उनकी, H2 और O एक मॉलिक्यूल, रेशो वही रहेगी, 2:1 हो गई। तो वही रेशो रहती है, चेंज नहीं होते। वही आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। फैराडे लॉ फिजिक्स में पढ़ा होगा। फैराडे लॉ में क्या बोला गया है? उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया गया है फैराडे लॉ में, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात की गई है फैराडे लॉ में, ठीक है। याद रखना है आपने सब कुछ। 140th क्वेश्चन पे आ जाइए। A solution is prepared by dissolving 4.0 gram of NaOH in enough water to form 250 milliliter of solution. The molarity of solution will be। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने किया हुआ है पीवाईक्यू में। देखिए मैंने तभी कहा था आपको कि न्यूमेरिकल जो है केमिस्ट्री के वो एग्जैक्ट आपको आ सकता है सेम, इसीलिए कहा था कि आंसर याद कर लो, क्योंकि वहां पे सॉल्व नहीं करना होगा तो डायरेक्ट आंसर पता होगा। वैल्यू देखिए वही है 4.0 ग्राम ऑफ NaOH। इसको तो मैं करवाऊंगी भी नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है आपको क्लास में। तो आंसर बताइए सीधा मुझे अब इसका क्या रहेगा? 0.1 एम, 0.4 एम, 0.01 एम, 0.04 एम। सेम क्वेश्चन आ गया हुआ है बिल्कुल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 0.4 एम। इसको करवाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी पीवाईक्यू में भी डिस्कस किया हुआ है, तो मैं नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 141 क्वेश्चन। Conjugate acid for Bronsted base NH2 negative is। इसका कॉन्जुगेट एसिड बताना है। NH3, NH4 पॉजिटिव, NO3 पॉजिटिव, H पॉजिटिव। इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस को हम देख लेते हैं पहले। सबसे पहला यहाँ पे आपने चीज याद रखनी है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने की वो आ जाएगी कि ऑल एसिड, जितने भी एसिड हैं, हैव कॉन्जुगेट बेस। उनके पास, उनसे क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस बनता है एसिड से। ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव कॉन्जुगेट एसिड। बिल्कुल उल्टा है एक दूसरे से, ठीक है। बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड, एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस। हो सकता है स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए आपको ये, तो करेक्ट स्टेटमेंट वहां पे पता करनी हो या इनकरेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल एसिड हैव कॉन्जुगेट बेस, ऑल बेस हैव कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने याद रखना है, एग्जाम्पल लेंगे अब हम। तो पहला एग्जाम्पल है H2SO4 की जब डिसोसिएशन होगी वाटर के प्रेजेंस में। H2SO4 क्या है? एसिड। और एसिड क्या होता है? H पॉजिटिव। डोनर या एक्सेप्टर? बताइए। एसिड क्या होते हैं? डोनेट करेगा H पॉजिटिव या एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव? जल्दी से बता दीजिए एसिड का।
क्या करते हैं? डोनर, यस, डोनेट H पॉजिटिव, ये तो आपको पता है। यहां से टूट के बनेगा क्या? HSO4 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, यही बनेगा। अब जो ये HSO4 नेगेटिव है, एसिड से बना आपका कॉन्जुगेट बेस, ये है बेस, ठीक है। HSO4 नेगेटिव, H2SO4, एक H कम हो गया क्योंकि डोनेट कर दिया एक H इसने, और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर गया। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कॉन्जुगेट बेस में क्या होता है, एसिड से बनता है, यस, कॉन्जुगेट बेस एसिड से बनता है, ये चीज याद रखनी है। और इसमें 1 लेस हाइड्रोजन होगी एंड 1 मोर नेगेटिव चार्ज। तो क्वेश्चन आ सकता है H2SO4 का कंजुगेट बेस कौन सा है, इसी तरीके से कंजुगेट बेस फॉर आपका H2SO4, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखा आपने क्या बना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अब। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका NH3 प्लस H2O। ये क्या है? बेस है, बेस आपका एक्सेप्टर होता है, मतलब एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव, यही पढ़ा है। इसकी जब डिसोसिएशन होगी यहाँ पे बन जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यही डिसोसिएशन होती है ना। ये क्या बन गया फिर? NH4 पॉजिटिव, ये बन गया आपका कॉन्जुगेट एसिड, बेस से बना आपका एसिड। यहाँ पे क्या चीज नोट कर रहे हैं आप अब? क्या चीज अलग है यहाँ पे? 1 H, 1 मोर H एंड 1 मोर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है किस तरीके से कॉन्जुगेट एसिड बेस देखना है? एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस और बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड। तो आपको क्वेश्चन था कॉन्जुगेट एसिड फॉर ब्रोंस्टेड बेस NH2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव का क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करती हूँ, यही कर देते हैं। NH2 नेगेटिव, आपको पूछा गया है कॉन्जुगेट एसिड, मतलब इससे बनना है आपका एसिड। तो इसकी जब डिसोसिएशन होगी क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बताइए जल्दी। NH2 2 नेगेटिव, क्या बनना चाहिए? आंसर बताइए इसका क्या होगा? बेस है ये, बेस में क्या हो जाएगा? 1 मोर H हो जाएगा ना, NH2 है तो बन जाएगा NH3, ठीक है, NH3 है ऑप्शन में NH3, यस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, NH3। क्लियर है? अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? कॉन्जुगेट एसिड फॉर ब्रोंस्टेड बेस, कॉन्जुगेट एसिड फॉर एसिड, कॉन्जुगेट बेस फॉर एसिड। क्लियर है? यस और नो आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कॉन्जुगेट एसिड बेस पे अगर क्वेश्चन आया आपको एग्जाम में, बता दीजिए। एग्जाम्पल भी मैंने करवाए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपने यहाँ पे देखना है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 142nd क्वेश्चन, द एटम दिस एंड दिस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर एज, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर चुके हैं ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन। क्या होगा? आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोमर। क्या क्या है? फॉस्फोरस 15 एंड 31 एंड आपका सल्फर 16 एंड 32। बताइए क्या होंगे? देखिए ना ही आइसोटोप ना ही आइसोबार, ये तो हो गए कैंसिल, डायरेक्ट दिख रहा है हमें। अब बचता है आपके न्यूट्रॉन निकालना। आइसोमर भी नहीं होगा है ना। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालिए, अच्छा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही जवाब है तब आपका ऑप्शन बी, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? 31 माइनस 15 एंड आपका 32 माइनस 16, क्या आंसर आ जाएगा? कितने नंबर निकले? 16, यस, चलिए 16, 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 143rd, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी ही बार रिपीट हो चुका है पीवाईक्यू में और अब तक तो सबको याद होगा। यस, ब्रोमीन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 144,
In order to remove gangue particle from powdered sulfide ore during concentration of ore, which of the following process is generally used? हमने ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से किया है। सल्फाइड ओर के लिए क्या होता है बताइए? मैग्नेटिक सेपरेशन, लीचिंग, लेविगेशन या फ्रॉथ फ्लोटेशन। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पीवाईक्यू में पहले भी पूछा गया है। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपने सिंपल एक और चीज याद रखनी है, ठीक है? जो हमने क्या, एक हमने कैल्सिनेशन किया है, दूसरा रोस्टिंग। यस, रोस्टिंग भी किया है ना हमने, वो भी सल्फाइड ओर के लिए होता है ना? सल्फाइड ओर के लिए। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जहां भी कंसंट्रेशन ऑफ ओर लिखा हुआ मिलेगा, सल्फाइड ओर साथ में होगा, वो आपका हमेशा फ्रॉथ फ्लोटेशन कहलाएगा। मतलब वो उस प्रोसेस से जो है उनको गैंग पार्टिकल को रिमूव किया जाएगा। रोस्टिंग में क्या करते थे आप? सल्फाइड ओर की ही सेपरेशन की जाती है, लेकिन कैसे? बताइए जरा, आंसर कीजिए। क्या करते थे रोस्टिंग में? In the presence or in the absence of air? Yes, in the presence of excess of oxygen। ठीक है? रोस्टिंग याद रखना है, दोनों में सल्फाइड ओर्स की सेपरेशन की जाती है, पर डिफरेंट कंडीशंस हैं। ठीक है, वो ही आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 145th क्वेश्चन। व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, it acquire green coating। The green color coating is due to the formation of which compound? बताइए। बहुत बार मैंने आपको इस क्वेश्चन पे फोकस करवाया था क्लास में भी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोजन हो रहा है कॉपर का। कोरोजन में एग्जांपल किया है ना अपने, 2-3 एग्जांपल हमने किए थे, रस्ट का किया था, कॉपर का किया था एंड सिल्वर का। और थर्ड एग्जांपल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन किए हैं हमने ये। बताइए क्या बनेगा? कॉपर वेसल। ऑप्शन ए CuOH ट्वाइस एंड CuCO3 बिल्कुल सही जवाब है आपका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। रिएक्शन देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। कॉपर, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर में क्या क्या आ जाएगा? CO2 भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है एंड H2O। इन तीनों के प्रेजेंस में क्या है ये मॉइस्ट एयर? क्या बन जाएगा? CuOH ट्वाइस, CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। कौन सा कलर? ग्रीन कलर। ठीक है, याद रखना है ग्रीन कलर। एक जगह ब्लैक कलर भी बनता था, याद है कॉपर का? वो भी एक रिएक्शन था, उसको भी याद रखना है। क्या है ये? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 146। बिलो मेंशन्ड एलिमेंट बिलोंग टू थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, विच एलिमेंट विल हैव लार्जेस्ट एटॉमिक साइज? बताइए। पीरियोडिक टेबल थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं ये। पीरियड लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बताइए। लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, मुझे बताइए। एटॉमिक साइज पीरियड में क्या करता है? इंक्रीज और डिक्रीज? यस, डिक्रीज करता है, बिल्कुल सही जवाब। तभी मैंने कहा है ट्रेंड याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, क्वेश्चन देखना। और सबसे पहला कौन होगा? सबसे पहले नंबर पे पीरियड में सबसे पहले आपका सोडियम आएगा, अगर इनमें देखा जाए, है ना? तो सोडियम विल बी द करेक्ट आंसर। इसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपके। 147th क्वेश्चन पे आ जाइए। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, किसका अलॉय है ब्रॉन्ज? बताइए। किया हुआ है हमने ये भी डिस्कस। 147 का आंसर बताओ। यस, कॉपर एंड टिन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो बहुत टफ पेपर नहीं है ये, सारा पढ़ा हुआ पेपर है। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए हैं, बाकी हमने 2-3 भी नहीं कहूंगी, 1-2 क्वेश्चन नए हैं, बाकी आपको सारा करवाया गया है। और पीवाईक्यू में रिपीटेड भी आया है। देखिए ये कितने सारे तो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है। 148th question, the decomposition of higher alkanes on heating to higher temperature into smaller fragment is called। तो ये क्वेश्चन थोड़ा नया है आपके लिए। डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पायरोलिसिस। ठीक है, पायरोलिसिस कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। decomposition of higher alkane on heating to higher temperature into smaller fragment, मतलब एल्केन टूट रहे हैं आपके, डिकम्पोज हो रहे हैं। प्रोसेस क्या होगी? पायरोलिसिस। याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 149।
इन द गिवन केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ जल्दी। यस, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है यहाँ पे क्योंकि हीट की प्रेजेंस में। चलिए बताइए, टेम्परेचर की प्रेजेंस में 2Na plus H2 gives you 2NaH। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, H2 गैस। कैसे पता लगाया, कैसे पता लगाया आपने? बहुत अच्छे से बताए थे मैंने आपको। रिडॉक्स रिएक्शन जब हमने किया है उसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पता लगाना है। अब मुझे आप बताएंगे यहाँ पे। चलिए, आपने आंसर बता दिया, बहुत अच्छी बात है। NaH2, Na से यहाँ पे आपको NaH में पता होना चाहिए आयंस का कि Na यहाँ पे बन क्या रहा है, ठीक है, वो पता होना चाहिए आपको। एक सेकंड दीजिएगा। Na पॉजिटिव एंड H नेगेटिव, बताइए Na से Na पॉजिटिव बना है तो ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन? ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, है ना? बताइए जल्दी, Na से Na पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है? कैसे बताया था, याद रखना कि कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन हो रही है, जल्दी से बता दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा बढ़ गया है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करे तो क्या होगा? रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। H2 से H से H नेगेटिव में गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होगी यहाँ पे? रिडक्शन। भूलनी नहीं है चीजें, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। इतने अच्छे से तो करवाई थी मैंने, कैसे आप गलत आंसर कर रहे हो? अब आपने कहा H2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही कहा आपने। कैसे पता चला? क्योंकि प्रोसेस में रिडक्शन हो रही है, H2 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। उल्टा हो जाता है, आपको ट्रिक बताई थी याद करने की। रिडक्शन हो रही है जहां पे, वहां पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होगा, मतलब ऑक्सीडेशन करवा रहा है वो, इसकी सोडियम की करवा रहा है वो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है आपका? ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये Na, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरे की रिडक्शन करवा रहा है, खुद की उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। इतना वो टिपिकल नहीं है, ये चीज याद रखनी है, सिंपल। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया रिडक्शन होती है। और जहां पे रिडक्शन हो रही है वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होगा, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होगा। याद आ गया सबको? यही किया था ना हमने क्लास में? किया था या नहीं किया था? यस और नो? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। PYQ 2024 जून, लास्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए आंसर। Which of the following gas is toxic in nature if inhaled in excess and has rotten egg like smell? बताइए, rotten egg like smell। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि rotten egg like smell किसकी होती है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या रहेगा आपका आंसर? हाइड्रोजन सल्फाइड। बिल्कुल सही जवाब है जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर किया। तो ये था आपका 2024 जून का पेपर। टफ था? कैसा लगा आपको पेपर? इजी था, टफ था, मॉडरेट था, कैसा पेपर था? यस, मॉडरेट कहेंगे, इजी में कह सकते हैं, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के, है ना? कोई ज्यादा टफ पेपर नहीं आया है। देखो, ये दोनों क्वेश्चन इजी थे, ये दोनों हमने पढ़े हैं, ये क्वेश्चन भी हमने किए हैं, ये भी देखिए, सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं। बस बीच में ये वाला क्वेश्चन नया था हमारे लिए। और हमारे पास ये क्वेश्चन भी सुपर ऑक्साइड का आपको नहीं बताया था, वो मैंने यहाँ बता दिया है आपको। बाकी ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं चीजें, ये भी देखो, ये चीजें भी हमने पढ़ी हुई हैं। ये न्यूमेरिकल भी, नंबर ऑफ मोल वाले न्यूमेरिकल हमने किए। यस, कुछ क्वेश्चन नए हैं, कुछ में आपके 2-3 क्वेश्चन नए हैं, बाकी नए मैक्सिमम क्वेश्चन आपने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। और मैक्सिमम इनमें देखा जाए तो क्वेश्चन रिपीटेड है। यहाँ पे भी देखिए, नंबर ऑफ मोल वाला क्वेश्चन ये भी हमने किया हुआ है, कैसे निकालते हैं। सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, है ना? अब मैंने तो ये तो पेपर तो हो गया यहाँ पे खत्म। एक्स्ट्रा चीज आज मैं आपको जो करवाने वाली हूँ, कल ही मैंने कहा था आपको क्लास में, मेडिसिन के बारे में, वहां से भी क्वेश्चन आता है क्योंकि, है ना? तो वो कर लेते हैं डिस्कस अभी।
मेडिसिन की, ट्रैंक्विलाइजर हो गए, एंटासिड हो गए, वो सारा हम करेंगे, ठीक है। वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि। चलिए तो शुरू करते हैं, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे बस। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटासिड्स की। क्या होते हैं एंटासिड्स बताइए? काफी बार ये टर्म रिपीट हो चुकी है और आपको पता भी है, तो बताइए एंटासिड्स होते क्या हैं? बताइए। एसिडिटी कम करेंगे ना, अगर एसिडिटी स्टमक की बढ़ जाए उसको कम करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, यस टू प्रिवेंट एसिडिटी। बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो मेडिसिन आएंगी वो याद रखिएगा, जो पूछी जाती हैं। सिमेटिडिन, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये मेडिसिन क्या है, एनाल्जेसिक, एंटासिड या क्या है, मतलब, ठीक है। तो ये सबसे पहले है सिमिटिडिन। स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो सकती है, आप देख लीजिएगा। सिमेटिडिन, यस सिमेटिडिन। 1 सेकंड दीजिएगा। सिमेटिडिन ये है। एक ये है, आपको याद रखनी है, एक रेंटिडिन। ये एग्जाम में पूछी गई है, ये दोनों पूछी गई है ना, किए हमने पीवाईक्यू में। और आ जाएगा ओमिप्राजोल। नेक्स्ट इज लेंसोप्राजोल। ये सारे एज अ एंटासिड यूज किए जाते हैं। और ये चारों के चारों, एक और टर्म है एंटीहिस्टामिन भी है, एलर्जी से भी प्रिवेंट करते हैं। एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन क्या होते हैं? टू प्रिवेंट एलर्जी, ठीक है। ये चारों के चारों आपके एंटीहिस्टामिन भी हैं, ये आपने याद रखना है। और आपको पता है MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये भी क्या है, एक एंटासिड की तरह यूज किया जाता है इसको भी। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड वन, वो है आपका एंटीहिस्टामिन। ये जो हमने यहाँ लिखा, यही कर देती हूँ मैं इसको। चलिए, सेकंड वन यहाँ से शुरू हो जा रहा है। और मेडिसिन जो एज एंटीहिस्टामिन यूज की जाती हैं एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए, वो है बेनाड्रिल, देन आपका एविल, और वन मोर ब्रोमोफेन फेनिरामाइन, ब्रोमोफेनिरामाइन। देखिए, अब लर्न कैसे करनी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इनका कि सारी याद करनी है। एंटासिड पढ़ो, उसकी मेडिसिन 1-2 बार पढ़ो, आपको खुद याद रहेगी कि अच्छा ये एंटासिड है, ये एंटीहिस्टामिन है, ये आपका एनाल्जेसिक है, उस तरीके से आपने पढ़ना है, ठीक है। थर्ड आ जाता है, थर्ड है आपका ट्रैंक्विलाइजर। ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था, स्ट्रेस को रिमूव करता है, एंजाइटी जो भी रहती है, ट्रैंक्विलाइजर यूज किए जाते हैं। तो ट्रैंक्विलाइजर में आपका आ जाएगा इक्वोनिल, ये क्वेश्चन आया हुआ है इक्वानिल पे। एक आपका वेलियम है, ये भी एक ट्रैंक्विलाइजर है। सिरोटोनिन इज ऑल्सो अ ट्रैंक्विलाइजर, सिरोटोनिन, ठीक है। ये तीन। इसके अलावा आपका बारबीचुरेट्स जो होते हैं, ये भी एज अ ट्रैंक्विलाइजर यूज किया जाता है। ट्रैंक्विलाइजर आपके स्ट्रेस, एंजाइटी रिलीवर होते हैं, साथ ही साथ स्लीप इंड्यूसिंग भी होते हैं ये, ठीक है। और ये जो बार्बिचुरेट्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं स्लीप के लिए। स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग भी इनको कहा जाता है, ठीक है, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग। क्लियर है इतना? ट्रैंक्विलाइजर के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। एक आपका और है रेजरपाइन, रेजरपाइन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक नॉर्मली क्या होते हैं, ये पेन रिलीवर, पेन से हमें रिलीव देते हैं। टू टाइप्स के रहते हैं, नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक। नारकोटिक हो गए आपके जो एडिटिव होते हैं, जिनकी एडिक्शन हो सकती है। एक आगे नॉन नारकोटिक। नारकोटिक की बात की जाए, नारकोटिक में आपके आ जाएंगे जैसे मॉर्फिन, कोडीन हो गया, सुने हैं ना नाम इनके, मॉर्फिन, कोडीन हो गया। नॉन नारकोटिक में आपके आ जाएंगे एस्पिरिन, नाम याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन नारकोटिक है। आपको क्वेश्चन नॉन नारकोटिक से आ सकता है। एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक है, दूसरा पैरासिटामोल भी एक एनाल्जेसिक है। नेप्रोक्सिन, थर्ड वन, ठीक है, ये आपका एनाल्जेसिक हो गया।
5th पे आते हैं, देन है आपका एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो काम करेंगे और हमें प्रिवेंट करेंगे उनके इन्फेक्शन से, एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल में सबसे पहले तो आपके आ जाएंगे सल्फा ड्रग्स। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डीप नहीं पूछा जाता है। एक तो ये आ गया, दूसरे आ जाते हैं इसमें एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन के बारे में क्या चीज फेमस है? फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड किसने की थी? डिस्कवर्ड सबको याद होगा, किसने की है डिस्कवर बताइए? स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑल्सो अ एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट वन इज योर ऑफ्लोक्सेसिन, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। मैं सारे नाम लिखवा रही हूँ क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। क्लोरेमफेनिकोल। एक बार जस्ट रीड करना है आपने इनको, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। वो तो आपको पता है, बैक्टीरियल जो होते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, डिटॉल हो गया जैसे, वो यूज किए जाते हैं एज एंटीसेप्टिक। फिनोल हो गया, डिटॉल हो गया, ये मैं नहीं लिखवाऊंगी। कोई और इम्पोर्टेंट देखती हूँ अगर रह गया है कुछ। बस यही है, वैसे इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको टेट के एग्जाम में, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये जो है आपके इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। क्लियर है आपको क्या करना है? एंटासिड, ट्रैंकुलाइजर, एनाल्जेसिक हो गए, और क्या किया हमने? हमने एंटी माइक्रोबियल्स पर, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना इनको। तो ये था आपका आज का क्लास में जो हमने जितनी भी चीजें की। एक तो पेपर हमने डिस्कस किया, दूसरा हमने मेडिसिन डिस्कस की। अच्छे से पढ़िएगा। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। धन्यवाद।